टॉकिंग अबाउट इस्लाम एंड बायोलॉजी। आपके पास हम बात करेंगे कुछ कुरानिक आया की। अच्छा, कुरानिक आया का क्वेश्चन आमतौर पे पूछा नहीं जाता, तो मैं सिर्फ यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि इफ यू लाइक उसकी बात करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, वरना हम मुस्लिम साइंटिस्ट और उनकी कंट्रीब्यूशंस की बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम एटम से लेके ऑल द वे अप टू अर्थ एंड बायोस्फीयर की बात करेंगे। उसमें बीच में जो भी स्टेप्स आते हैं उसकी सारी डिसीजन लेंगे, बातें करेंगे। फाइनली हम कुछ मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स की डिस्क्रिप्शंस, हैबिटेट, लिविंग पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, उनके मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, और उससे कैसा क्वेश्चन आता है या आ सकता है उसकी भी बात करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ जर्नल इस चैप्टर का कंटेंट है कि हमारे पास इंडेक्स में क्या क्या चीजें होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, which is introduction to biology and introduction to us, हमारे बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहली बात वो ये कि डू एनीबडी नो व्हाट बायोलॉजी मीन्स? बायोलॉजी क्या होती है, किसी को पता है? बायोलॉजी क्या होती है, किसी को पता है? हाँ भाई, व्हाट डज बायोलॉजी मीन्स? व्हाट इज बायोलॉजी? क्या जानते हैं आप इसके बारे में? कोई आइडिया दो मुझे थोड़ा सा, ताकि मैं इसको आगे लेके चल सकूं। आई नीड अ पुश, आई नीड दैट फर्स्ट गियर फ्रॉम यू गाइस। आपने थोड़ा सा पुश करना है इसको। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ओके। अंशरा कह रही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, फातिमा भी कह रही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। तो सवाल हमारे पास ये आता है कि स्टडी कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, हाउ वुड यू डिफाइन एन ऑर्गेनिज्म एज लिविंग? किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कैसे कहेंगे हम कि ये लिविंग है? कैसे कहेंगे इसको? मतलब उसके पीछे कोई कोई क्राइटेरिया होगा, कोई एक ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल होगा, कोई प्रोटोकॉल होगा जिसके ऊपर हम किसी चीज को रखेंगे, कहेंगे तुम लिविंग हो, तुम लिविंग नहीं हो। वो पॉइंट्स क्या हैं? किसी के दिमाग में है वो पॉइंट्स कि हाउ वुड यू कैटेगराइज समथिंग एज लिविंग? मतलब हमने क्या दिया, मैंने आपकी बात मान ली कि बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी का नाम है, गुड हो गया। बट द थिंग इज कि हाउ वुड यू कॉल समथिंग एज लिविंग? किसी चीज को लिविंग कैसे कहेंगे? क्यों कहेंगे उसको लिविंग? कोई वजह होगी उसकी, जो भी दिमाग में आता है। देखो, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। आप बोलो सर मैं सांस लेता हूँ इसलिए मैं अपने आप को लिविंग में शुमार करता हूँ, कोई कुछ बोल सकता है। इट कैन मूव, ग्रो, रिप्रोड्यूस, ईट एंड ड्रिंक। अंशरा सिंह के वो आपके पास ग्रो करते हैं, मूव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तादाद बढ़ाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इसलिए हम उसको लिविंग कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और वो सांस भी लेते हैं, वो सांस भी लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। अब देखो, यहां मैंने आपके सामने कुछ बातें लिखी हैं। व्हाट इज लाइफ? हाउ कैन यू एक्सप्लेन लाइफ? यहाँ पे कुछ बहुत सारे प्रोसेस बने हुए अलॉन्ग विद डायग्राम्स। डाइजेशन, हजम करना किसी चीज को। ये मैंने कुछ खाया है ना, अगर मैं चाय पी रहा था आप लोगों के सामने, तो मैं जो चाय पी रहा था वाज ड्रिंकिंग, तो डाइजेस्ट होगी नीचे जाके। इफ समथिंग इज डाइजेस्टिंग, इट मींस दैट आई एम एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दो सेल्स आर फंक्शनिंग। वो सेल्स जो फंक्शन कर रहे हैं वो मुझे खाना हजम करके, फिर खाने को एसिमिलेट करके, और बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है और मुख्तलिफ काम कर रही है। तो डाइजेशन इज अ थिंग दैट विल टेल मी कि मेरे पास जो है वो मैं लिविंग हूं कि नहीं हूं। आई एम ईटिंग समथिंग ना, आई एम ड्रिंकिंग समथिंग। सिर्फ खाना और पीना नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ पॉन्ड के अंदर पानी डाल दूं और अपने मुंह में पानी डाल लूं, तो दोनों बातें सेम होंगी। अलबत्ता पॉन्ड का पानी आपके पास खुश्क होगा, हजम नहीं होगा। मेरा पानी हजम हो जाएगा, मुझे बॉडी को मिल जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, एसिमुलेट हो जाएगा। प्लेट में खाना डाल रहे हैं, थैली में खाना डाल रहे हैं, डब्बे में खाना डाल रहे हैं, मुंह में भी तो डाल रहे हैं। फर्क क्या है? आई एम एक्चुअली डाइजेस्टिंग दैट पर्टिकुलर फूड। वो सिर्फ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो च्यू हो रहा है, वो इंगल्फ हो रहा है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है, वो एसिमुलेट हो रहा है। तो सारी चीजें डाइजेशन में आपके पास आ जाती हैं। मूविंग ऑन, दे कैन मूव। अंशरा सेड दे कैन मूव। यस, मूवमेंट इज समथिंग विच मेक्स अस लिविंग। बट आप बोलोगे सर वो तो पत्ते भी हवा से तो उड़े होते हैं, वो भी तो मूवमेंट हो गई। ना 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 ना, हम किसी एक्सटर्नल फोर्स की बेसिस पे मूव नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे इफ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस बोर्ड एंड आई वांट टू मूव टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एंड, तो मैं मूव कर सकता हूँ। मुझे हवा थोड़ी पीछे फेंक रही है, मैं पंखा लगाया हुआ अपने पीछे, पंखा चल रहा है, मैं उसके साथ साथ मूव कर रहा हूँ, आगे पीछे आ रहा हूँ। ना ना, ऐसे नहीं हो रहा। तो मूवमेंट ऑन माई ओन, मैं अपने डिसीजन ले रहा हूं और उसके बिहाफ में मूव कर रहा हूं। एक्सक्रीशन,
जब मैंने किसी चीज को डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, बॉडी ने यूज कर लिया, कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो किसी रिएक्शन के नतीजे में बन रही हैं बॉडी के अंदर, एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर नॉर्मल मेटाबॉलिक साइकिल। बॉडी के अंदर ना उसको स्टोर कर सकते हैं ना रख सकते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। एक्सक्रीट का मतलब होता है किसी चीज को बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देना, एक्सपेल निकाल देना बॉडी से बाहर। हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, सारी चीजें ये एक्सक्रीशन के की हेडिंग के अंडर आती है, वहां से एक्सक्रीट हो जाती है। मूविंग ऑन टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की तफसील पे भी जाएंगे इंशाल्लाह हम लोग। मैट्रिक में पहला ही चैप्टर है आपके पास रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, गैस एक्सचेंज से रिलेटेड। एक तो रेस्पिरेशन हमारे पास ये होती है कि हम फूड की ब्रेकडाउन करते हैं, और एक रेस्पिरेशन सांस लेना। तो फिलहाल हम सांस ब्रीदिंग के मामले में इसको समझ लेते हैं कि ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग का अमल जो है, सांस लेना, बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, अंदर जो टॉक्सिक आपके पास CO2 बनी है उसको बाहर लेके आना, ऑल ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स कि यू आर लिविंग। इसके अलावा ग्रोथ, अंशरा ने भी जिक्र किया अभी ग्रोथ का, ग्रोथ आपके पास हो रही है। यानी हम सब छोटे बच्चे थे ना, जैसे क्यूट से ऐसे ग्रो करते करते इतने बड़े हो गए, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ हमारे पास हो रही है, सेल्स की डिवीजन की वजह से हो रही है, बोन्स एलोंगेट हो रही है, ऑर्गन्स बन रहे हैं, सारी चीजें आपके पास जो है, they are considered as a part of your living system, that they are the things that make you alive। अगर ये ना हो तो आप जिंदा ना कहलाए जाएं। मूविंग ऑन टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म जिसको हम कहते हैं, मेटाबॉलिज्म ये क्या है? कोई मुझे बता सकता है इसके बारे में? ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी अबाउट मेटाबॉलिज्म? कोई एक आइडिया, जर्नल आइडिया कि सर ये होता है मेटाबॉलिज्म, हमें इतना पता है मेटाबॉलिज्म के बारे में, इससे ज्यादा नहीं पता। क्या कोई मुझे बता सकता है इसके बारे में? क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ चले गए बच्चे? तुम लोग सारे बच्चे कहाँ चले गए? मैं पूछ रहा था मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। डू एनीवन नो एनीथिंग अबाउट मेटाबॉलिज्म? हाँ या नहीं में जवाब दो। बोले सर हमें नहीं पता। बोले सर हमें पता है, हम बताना नहीं चाह रहे, या हमें पता है तो हम डेफिनेशन बता देते हैं। जस्ट डोंट स्टे क्वाइट। मुझे पता है तुम लोग अपनी क्लास में भी खामोश नहीं बैठते होगे, तो आजकल के बच्चे हैं ये तो खामोश थोड़ी बैठते हैं, बच्चे खामोश बैठे अच्छे भी नहीं लगते। हाँ तो ये अच्छी बात है। तारा ने कहती है सर हमें नहीं अभी आइडिया नहीं, आइडिया कोई बात नहीं, एटलीस्ट कोई रिस्पॉन्स आता है, लगता है कि भाई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से बात हो रही है। इवन ऑल्दो मैं सारा कैमरा और ये कंप्यूटर और स्क्रीन से बात कर रहा हूँ, लेकिन है तो मुखातिब मेरे पास ही है। सर नहीं पता, ठीक हो गया। देखो ये है चीज, दिस इज व्हाट मेक्स यू लिविंग, यू आर रिस्पॉन्डिंग। आप सुन रहे हो ना मेरी बात को, तो आप डिसीजन लेके बोल लो कि हाँ भाई हमें नहीं पता, ये अच्छी बात है। तो अब मुझे पता है कि भाई मैं जो हूं ना वो बात कर रहा हूँ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म। मैंने कोई चीज खाई, ठीक है, मिसाल के तौर पर प्रोटीन खाए, ओहो प्रोटीन खाए, ठीक है ना, मैंने प्रोटीन खाए, मैंने प्रोटीन डाइजेस्ट किए, प्रोटीन मेरी बॉडी में गए, और प्रोटीन बॉडी में जाने के बाद उन्होंने मेरी बॉडी को ग्रो करवा, मसल्स ग्रो कर गए और ये वो स्ट्रांग हो गया ना बंदा। पहले क्या था, यूं पतला दुबला सा था, ऐसे यूं खत्म। प्रोटीन इनटेक की, अच्छा खासी खाना खाया, सप्लीमेंट्स वगैरह लिए, एंड देन स्ट्रांग बन गए। ये जो ग्रोथ हो रही है ना आपकी, ये जो ग्रोथ हो रही है बेस्ड ऑन योर मसल्स, योर ओवरऑल बॉडी ऑर्गन्स, इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। क्या कहते हैं इसको? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है कि छोटी छोटी चीजों को मिला के एक बड़ी चीज बना देना। मैंने प्रोटीन खाया, प्रोटीन टूट गया जाके बॉडी में छोटे छोटे पार्ट्स में, वो छोटे पार्ट्स मिल गए और मिलके जाके मेरे मसल्स को बनाने की हेल्प की, एंड दे जस्ट मेड मी ग्रो बिग एंड बफ। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स ने मिलके मुझे बड़ा कर दिया ना एकदम से, हो फुल पावरफुल, ये कहलाता है एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास एनर्जी लगती है रिएक्शन में, यानी आप में आपको इस रिएक्शन में एनर्जी लगानी पड़ती है। खाना बना रहे हैं ना, चूल्हा जलाना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके बिरयानी बनती है। क्या है, चावल हैं, मसाले हैं, ठीक है, वो बादियान के फूल और गरम मसाला और इतनी क्या क्या चीजें, और चिकन और बीफ जो भी, और आपने उनको मिलाया आपस में, चूल्हा जला, एनर्जी दी, पक गए। एनाबॉलिक रिएक्शन है कि नहीं है?
आई बात समझ में? आगे चलो, एक और रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये क्या होता है? आपने शादी आने वाली है 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, किसी की कजन वजन की, आपने क्या किया? आपने कहा, ओ हो, मैंने अभी कपड़े सिलवाए थे वो 2 साल पहले, वो फिट नहीं आ रहा, मैं उसके अंदर ये नहीं आ रही। आप क्या करोगे? आप डाइटिंग पे जाओगे। डाइटिंग पे जा रहे हैं भाई, डाइटिंग पे जाने से क्या होगा? वजन कम हो जाएगा आपका। वजन कम हो गया, फैट आपने कम लेना शुरू कर दिए, आपने जिंगर रोक दिया, पिज्जा रोक दिया, सारी चीज रोक दी ना, आहिस्ता आहिस्ता ओ वजन कम हो गया, वजन कम हो गया, दुबले हो गए। क्या हुआ? बॉडी में जो बिल्डअप हुआ हुआ था ना सारा, जगह जगह फैट, चर्बी, ये वो, ये सारी टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में बॉडी ने इस्तेमाल कर ली, खत्म हो गई कहानी। अगर किसी बड़े मटेरियल को छोटे मटेरियल्स में तोड़ दिया जाए, छोटे पार्टिकल्स में, पार्ट्स में तोड़ दिया जाए, इसको कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। जब भी कभी कोई चीज टूटती है तो एनर्जी देती है अपने अंदर से। आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन मोस्ट प्रोबेबली पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, कि जब भी कभी आपके पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, उसमें क्या करते हैं? उसमें आपके पास पार्टिकल टूटते हैं तो एनर्जी निकलती है, ब्लास्ट होता है उसके नतीजे में ना। तो जब भी एनीथिंग दैट ब्रेक्स डाउन, इट रिलीजेस एनर्जी। अगर किसी ने लाइक न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन का प्रोसेस नहीं पढ़ा तो उसने ग्रेनेड को तो देखा होगा। जो बॉम्ब होता है ना, C4 काउंटर स्ट्राइक में खेलते हैं, ये ग्रेनेड 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 में क्या करते हैं? आपने उसको फेंका, वो फटा, जब वो फटा ना पीसेस में, तो उसने एनर्जी रिलीज की। तो व्हेन एनीथिंग ब्रेक्स डाउन फ्रॉम अ लार्जर कंपोनेंट टू स्मॉलर सब यूनिट्स और स्मॉलर कंपोनेंट्स, इट रिलीजेस एनर्जी। एनर्जी रिलीज हो रही है आपके पास। अब ये एनर्जी रिलीज हो रही है, तो अब देखो क्या कहानी बनी। छोटे छोटे पार्टिकल से एक बड़ा पार्टिकल बनना, और इस रिएक्शन में एनर्जी का लगना। बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल्स का बनना और एनर्जी का रिलीज होना। नाम क्या बताए? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, या एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन। जब हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस को मिला दिया जाए या उनको मिला के बयान किया जाए, तो इन दोनों को मिला के एक सिंगल टर्म दी जाती है, मेटाबॉलिज्म। ये रहा मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। इक्वेशन भी लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। यहां पर देखो, हमारे पास क्या है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल्स मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो बड़ा करने के लिए हो चीजों को या वो चीजों को तोड़ने के लिए हो, ये कहलाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अगर फर्दर आप इसको क्लासिफाई करना चाहो तो आप कहोगे तोड़ने वाले अमल को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और जोड़ने वाले अमल को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। मेरी बात समझ में आई सबको? क्या बात कर रहा हूं मैं? क्या सबको ये टॉपिक बात समझ में आई कि व्हाट डज मेटाबॉलिज्म मींस एंड हाउ इज मेटाबॉलिज्म रिलेटेड टू एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म? क्लियर हो गई बात? ठीक हो गया। आप ये टर्म बार बार पढ़ोगे, पूरी जिंदगी पढ़ो। अगर मेडिकल से आपका लिंक रहेगा ना साइंस से, ये टर्म आप बार बार पढ़ोगे मेटाबॉलिज्म का, और उसके जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के टर्म्स हैं ये भी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कभी आप, ये मेरे हाथ में ये है, ये देखो, ये है एक स्टाइलस, कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, स्टाइलस कहते हैं। ये एक लिविंग है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है? इससे तो हमें इतना पता चलता है कि ये डाइजेशन नहीं करता, मूवमेंट नहीं करता, मैं हिलाऊंगा तो ये मूव करेगा। एक्सक्रीशन का कोई तरीका नहीं है, रेस्पिरेशन इसकी नहीं होती, ग्रो नहीं करेगा, ये कोई मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं है इसके अंदर। प्लस इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये एक से दो नहीं बना सकते। अगर ये ऐसा करता होता तो इसका बिजनेस तो मैं ही स्टार्ट कर देता। कैसे? अगर ये एक से दो बन जाते, दो से तीन, तीन से चार, दे कैन लाइक इंक्रीज देयर नंबर, तो क्या फायदा होता मुझे? मैं ये बेचना शुरू कर देता, वहां से जो उससे मुझसे खरीदता वो आगे बेचना शुरू कर देता,
उसको कुछ नहीं करना पड़ता, उसको अपने पास रखना पड़ता, इससे तादाद बढ़ने लगती। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मसला ये है कि दे रिप्रोड्यूस, दे डेवलप, डेवलपमेंट होती है ना उनकी, एक सिंगल सेल से बढ़ते चलते आते हैं, बढ़ते चले आते हैं, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो जब रिप्रोडक्शन होती है तो हमारे पास एक सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल से आपके पास बहुत बड़े बड़े सारे सेल्स डिवाइड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाता है एक सेल से, सिंगल से। तो ये स्टेज आपके पास डेवलपमेंटल स्टेजेस कहलाती हैं, यानी फ्रॉम अ सिंगल सेल टू अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, या कोई सी भी डेवलपमेंट हमारे पास हो जाती है। और ये आपके पास असल में होती है एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जब आपके पास दो डिफरेंट गैमेट्स या सेल्स, मेल सेल और फीमेल सेल, ये आपस में आके मिलते हैं ना, फ्यूजन करते हैं, फ्यूज करते हैं मेल सेल फीमेल सेल, तो आपके पास एक सिंगल जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है, एंड दिस जाइगोट एक्चुअली डेवलप्स इनटू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कभी भी स्टाइलस को आप रिप्रोड्यूस करते भी नहीं देखोगे, तादाद बढ़ते भी नहीं देखोगे, और ऐसा कभी भी नहीं देखोगे छोटा सा बन गया इसका, वो आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो है ना वो डेवलपमेंटल स्टेज से गुजरा, प्लास्टिक बनी, प्लास्टिक के अंदर लोहा आया, लोहे के अंदर आपके पास उसकी पिन निकली, रबर बनी और सीट बनी, ऐसा कुछ नहीं होता, नथिंग लाइक दिस हैपेंस। So reproduction and development are both components of a living system, living organism. Finally, do you know what irritability is? तस्वीर भी बनाई मैंने इसके साथ ताकि आप इसको रिलेट कर सको। आजकल सारे बच्चों का मसला, मेरे साथ भी मसला है, सबके साथ मसला होता है ये। व्हाट इज इरिटेबिलिटी? ये क्या होती है, ये क्या चीज होती है इरिटेबिलिटी? व्हाट इज लाइक इरिटेबिलिटी? इट इज समथिंग रिलेटेड टू इरिटेशन। इरिटेशन क्या है, इसको क्या कहते हैं? अगर मैं पूछूं आपसे, डू यू गाइस नो व्हाट इरिटेबिलिटी और इरिटेशन इज? शक्ल से भी लग रहा होगा इसकी, कभी कभार आप लोग की बन जाती है ना ऐसी शक्ल इस तरह की। तो छोटे बच्चे आते हैं घरों में जिनको जो चीजें तोड़ते हैं, यस, फ्रस्ट्रेशन, एक झुंझलापन, एक वो होती है ना वाली फीलिंग जो होती है, बस कुछ कुछ कर दो। बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे आ जाते हैं, खाला के बच्चे, और इधर से तो वो चीजें तोड़ रहे होते हैं और चीजें घुस रहे होते हैं, आपकी किताबें रखी होती है, इस पे इंक गिरा देते हैं, तो अब आप कुछ बोल भी नहीं सकते, आप कुछ बोल भी नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, आप तंग आ जाते हो, और वो बस क्या करें, कुछ कर दें। छोटी बच्चियां होती हैं वो तो अपनी बड़ी कजन्स की जो है, आप लोगों में से किसी का होंगी अगर, तो वो चीजें उठा के लेके चली आती हैं, क्लिपें ले जाएंगी सर के लगाने वाली जो लगाते हैं सर में, और चूड़ियां और पोनियां, उतनी क्या बच्चे उठा के ले जाते हैं। अब आप ढूंढते रहोगे भाई ये क्या है। तो एक तो तंगी और एक जो फ्रस्ट्रेशन और एक जो तंग आने वाला जो माहौल होता है ना, जिसमें झुंझलाहट होती है आपको, कुछ कर दूंगा मैं, ये कर दूंगी, दैट इज नोन एज इरिटेबिलिटी। इसको मैं कुछ भी कर लूं ना इसके साथ, इसको मैं चबा लूं, इसको मैं गिरा दूं, इसके ऊपर चढ़ जाऊं, इसके बाद से एक चू भी नहीं आएगी। हाँ, कट करके आवाज आएगी, टूट जाएगा ये, उसके पास की कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन ये इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करेगा। हम करते हैं, हमारे इमोशंस हैं, इसलिए। सिर्फ इरिटेबिलिटी एक इमोशन थोड़ी है, एंगर है, रोना धोना है पेपर में, तो वो तो सबके साथ ही फेज आएगा, सब रोएंगे। खौफ में मुब्तला होना है, जो रिजल्ट आने वाला होगा तब जो फीलिंग आएगी वो तो इससे भी ज्यादा होगी, इरिटेबिलिटी से भी ज्यादा। इसके अलावा कोई चीज अच्छी लगना है, ब्राउजिंग कर रहे हैं उसके ऊपर, अपना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आ गया फूड पांडा का एड, वो आजकल चल रहा है ना, पिज्जा पूरा यूं करके निकल रहा है, चेडर खिंचती भी आ रही है, खाने को दिया नहीं किसी ने घर में, क्योंकि अम्मी ने शर्त लगाई थी कि अगर चैप्टर नंबर 1 पूरा याद कर लोगे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का टेस्ट दे दोगे इसका, तो खाने को मिलेगा। टेस्ट याद ही नहीं किया, अब देख रहे हैं फेसबुक पे चला रहे हैं तो सामने चेडर चीज यूं निकलती भी आ रही है। वो जो एक अंदर जो जज्बात आपके आ रहे होंगे, वो जो आपके मुंह के अंदर सलाइवा जनरेट हो रहा होगा, और दिमाग के अंदर जो बम फट रहे होंगे उस चीज को देखते हुए, या वो आप मिसाल के तौर पे किसी व्लॉगर, फूड व्लॉगर वगैरह का कराची की बेहतरीन बिरयानी देख रहे हैं, खट खट उसमें चल रही है और धुएं निकल रहे हैं, और लाइक वो एक अलग से मंजर होगा, पता नहीं अब तुम लोग बोलोगे सर क्या करवा रहे हैं हमारे साथ ये। तो वो सारी फीलिंग्स हैं। तो every single living organism is linked to feelings because we have certain chemicals secreting in our body, और वो chemicals हमें मुख्तलिफ feelings लाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है।